Good morning, students. Today our topic is chapter 4 from geography. It's agriculture. ठीक है, chapter 3 अपना complete हो गया है. We just completed our question answers also. So today our topic is agriculture. ठीक है. First of all, I want to clear the different types of agriculture or farming. Farming के कितने तरीके हैं, ठीक है. So according to the pattern, there is a different type of farming. First is primitive subsistence farming. What is primitive subsistence farming? It is the type of farming where we just use the natural ingredients for farming, जिसमें हम पुराने टूल्स का, फैमिली लेबर्स का यूज करते हैं और नेचुरल तरीके से नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करके भी जस्ट प्रोड्यूस द क्रॉप्स, जिसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग. दिस इज द फार्मिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू कॉमर्शियल वन, जिसमें हम कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं लेते. ये सिर्फ परिवार की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग ही इस फार्मिंग को किया जाता है. फैमिली लेबर्स इज ऑलरेडी इंक्लूड इन दिस फार्मिंग. सिर्फ फैमिली जो लेबर होता है वही इसमें वर्किंग होते हैं. कोई कैपिटल इसमें इन्वेस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फार्मिंग मेथड्स का यूज़ किया जाता है, ना ही केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है. सो दिस इज द फार्मिंग विच इज डन इन स्मॉल एरियाज ऑफ इंडिया. इंडिया के बहुत कम एरियाज में ये फार्मिंग पाई जाती है, जहां आज भी वही प्रिमिटिव तरीके से, पुराने तरीके से फार्मिंग की जाती है. सो दिस फार्मिंग इज ऑल्सो नॉन एज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग. इस फार्मिंग पैटर्न को हम स्लैश और बर्न फार्मिंग के रूप में भी देख सकते हैं. वेयर इन ट्राइबल्स एरिया, जहाँ ट्राइबल्स एरिया होते हैं, जस्ट दे क्लियर अ पैच ऑफ लैंड. वो क्या करते हैं, लैंड के एरिया को, वेजिटेशन को वो बर्न कर देते हैं एंड दे प्रोड्यूस एंड दे स्टार्ट क्रॉपिंग देयर फॉर 4 and 5 years. लगभग 4 से 5 साल के लिए वो वहाँ पर खेती करते हैं. When the fertility is decreases, जब नेचुरल फर्टिलिटी है सॉइल की वो डिक्रीज होने लगती है, then they shift to the next patch of land. तब वो क्या करते हैं, उस लैंड को छोड़कर दूसरी लैंड पर चले जाते हैं. ठीक है. सो द प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, क्योंकि वही पुराने टेक्निक से ही काम हो रहा है. कोई कॉमर्शलाइजेशन नहीं है. कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट दैट इज टू लेस, वो भी कम है. मॉडर्न वेपन्स और टूल्स आप यूज नहीं कर रहे हैं. फैमिली लेबर इज इंक्लूडेड. सो ये प्रिमिटिव और स्लैश एंड बर्निंग आर सेम. दोनों ही एग्रीकल्चर क्या है, सेम माने जाते हैं. सो ये क्लियर हो गया, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग एंड स्लैश एंड बर्न फार्मिंग. क्लियर हो गया उमेश? यस मैम. ओके. अब देखिए जो स्लैश और बर्न फार्मिंग है, दिस इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स. स्लैश और बर्निंग फार्मिंग, जो बर्न फार्मिंग है, ये बहुत सारे नामों से जानी जाती है. दैट इट इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं बिकॉज द ट्राइबल्स इन द ट्राइबल्स एरिया पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन पैस्ट लैंड टू द अदर वन. क्योंकि इसमें एक लैंड पे जब फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो दूसरे पर शिफ्ट हो जाते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज शिफ्टिंग फार्मिंग. यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर. व्हाट डू यू मीन बाय स्लैश एंड बर्न फार्मिंग? व्हाट डू यू मीन बाय स्लैश एंड बर्न फार्मिंग? सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर. Why primitive substance farming? Why primitive substance farming? Why primitive substance farming is just found in small areas of India? प्रिमिटिव के बाद में क्या? Why primitive substance farming is practiced in few areas of India. ठीक है. जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है, इंडिया के कुछ एरिया में ही प्रैक्टिस्ड है, यानी
क्योंकि इसमें मॉडर्न वेपन्स यूज नहीं कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें फैमिली लेबर है, तो ये बहुत कम एरिया में ऐसी दी जाती, ऐसी देखी जाती ज़्यादा आजकल कैसी है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर पाया जाता है। दोनों क्वेश्चन लिख लिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन लिखिए, why slash and burn farming, why slash and burn farming is also known as shifting cultivation. Why slash and burn farming is also known as shifting cultivation. ठीक है, क्योंकि एक पेस्टिसाइड से दूसरे शिफ्ट होते हैं, तो इसलिए हम स्लैश और बर्न को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। लिख लिए दोनों क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, अब हमने पढ़ा ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, विच इज नॉन एज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग ऑल्सो, इट इज नॉन बाय डिफरेंट नेम्स इन इंडिया, इन डिफरेंट स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम देखेंगे, इट इज जूमिंग इन नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थन जो ईस्टर्न स्टेट पार्ट इंडिया के हैं वहां इसे जूमिंग के नाम से जाना जाता है, जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, वेयर स्लैश एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नॉन एज जूमिंग। अगर हम मणिपुर में बात करें, पोलुम इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान निकोबार में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स, जूमिंग, दीपा and Pamlo, that is Manipur. So these are the different names which are known as the for the zooming or slash and burn farming. ठीक है, आगे देखिए, it is also known as in different countries also, जैसे मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, इसे वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज में भी डिफरेंट नेम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो मिल्पा है दैट इज नॉन एज मैक्सिको, और सेंट्रल अमेरिका का जो एरिया है वहां इसे मिल्पा के नाम से जानते हैं। कॉन्टूनो इन वेनेजुएला, वेनेजुएला में इसे कॉन्टूनो बोलते हैं। रोका इज इन ब्राजील, मैसोली इन सेंट्रल एशिया एंड लडांग इन इंडोनेशिया, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रे in Vietnam. So the zooming or shifting or pearl cultivation is known by the different name in different countries. Different countries में इन्हें different name से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया, आप लिखिए मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन लिखिए मैच द फॉलोइंग। यहाँ आप बनाएंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी, इस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग में ग्रुप ए और ग्रुप बी बनाएंगे। ठीक है, ग्रुप ए में आप लिखेंगे कंट्री, कंट्रीज, ठीक है, और यहां आ जाएंगे डिफरेंट नेम्स। ठीक है, सबसे पहले कंट्री में देखिए, जैसे आपने लिखा मैक्सिको, ठीक है, फर्स्ट आपने लिखा कंट्री में मैक्सिको। सेकंड लिखिए आप इसमें वेनेजुएला, कंट्री साइड पे जब आप मैच द फॉलोइंग बनाएंगे कंट्रीज में आप लिखेंगे मैक्सिको, वेनेजुएला, ब्राजील, इंडोनेशिया और वियतनाम। 5 कंट्रीज आर देयर, इनके नाम लिख लीजिए, मैक्सिको, वेनेजुएला, ब्राजील, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। कंट्री साइड पे लिख लेंगे। और जो सेकंड ग्रुप है वहां लिखेंगे डिफरेंट जो नेम्स है उसके क्रॉपिंग पैटर्न के, उस पे आप लिखेंगे, उस पे लिखिए रे, फर्स्ट पे लिखिए रे, यहाँ पर आप लिखेंगे जो डिफरेंट नेम है उसमें फर्स्ट में आप लिख लीजिए रे। अगर कंट्री का नाम तो आपने लिखा यहाँ पर, उसके जो सेकंड ग्रुप है उसमें लिखा रे, फर्स्ट नंबर पे इसको लिख लीजिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप लिख लीजिए इसे, थर्ड पे मसूली, सॉरी थर्ड पे आप लिखेंगे
गुरुका, फोर्थ पे मिल्पा और फिफ्थ पे मेडाम। ठीक है, तो आपने एक साइड तो ग्रुप ए में लिख लिया कंट्रीज को और ग्रुप बी में क्या लिख लिया, स्लैश और बर्न फार्मिंग के डिफरेंट नेम्स को। तो आप इस तरह से मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। लिख लिया। सेकंड मैच द फॉलोइंग में आप लिखिए स्टेट्स लिखेंगे और ग्रुप ए में स्टेट्स लिखेंगे और ग्रुप में बी में डिफरेंट नेम्स लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टेट्स में कौन से आ गए। अगर आप स्टेट्स की बात करेंगे तो देखिए इसमें मध्य प्रदेश, फर्स्ट स्टेट आपका आ गया मध्य प्रदेश, सेकंड स्टेट आपका आंध्र प्रदेश, थर्ड आपका स्टेट हो गया उड़ीसा, फिर फोर्थ राजस्थान और फिफ्थ हो गया झारखंड। ठीक है, ये आपने स्टेट्स के नेम लिख लिए सेकेंड मैच द फॉलोइंग। और उधर डिफरेंट नेम्स में लिखेंगे, डिफरेंट नेम्स में लिखेंगे। फर्स्ट पे लिखिए पहले, अगर आप डिफरेंट नेम्स लिखते हैं तो फर्स्ट पे आप लिख लीजिए वॉलरे, फर्स्ट पे, सेकंड पे दहिया, थर्ड पे कोमन, फोर्थ पे पेंडा और फिफ्थ पे कुरुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप मैच द फॉलोइंग भी कर सकते हैं। सो दिस स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इज नोन एज डिफरेंट बाय डिफरेंट नेम्स इन स्टेट्स ऑफ इंडिया और द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इससे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। लिख लिया आपने। Now the next type of farming is intensive substance farming. This is known as intensive substance farming. देखिए, this type of farming is just practiced in most populated area. जो इस तरह की फार्मिंग होती है वो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया में होती है, यानी जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी। सो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज डन और प्रैक्टिस्ड ऑन बिहाफ ऑफ large amount of capital, modern weapons or technique or tools और chemical fertilizers और pesticides। ठीक है, इस तरह की जो फार्मिंग होती है ज्यादातर उन एरियाज में पाई जाती है जहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, यानी फूड ग्रेन्स पर या लैंड रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा प्रेशर माना जाता है। सो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छे इनपुट्स का यूज किया जाता है, इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज किया जाता है। हमने प्रिमिटिव फार्मिंग में तो देखा था कि हम रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिव में क्योंकि पॉपुलेशन का बर्डन बहुत ज्यादा है, हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए, सो वी आर जस्ट बेस्ड ऑन इरिगेशन फैसिलिटीज। तो यहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर लैंड। जहाँ पर हाई पॉपुलेशन होती है वहां इस तरह की फार्मिंग का यूज किया जाता है। इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो कैपिटल की जगह लेबर को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। वेयर द हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड टू ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। क्योंकि हायर प्रोडक्शन करना पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम केमिकल्स का यूज करते हैं, बायोकेमिकल्स का और इरिगेशन फैसिलिटीज का। हम रेनफॉल पर डिपेंड नहीं हो सकते तो हम इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज यहाँ पर करते हैं। Through the right of inheritance leading to the division of land among the successive generations has rendered the land holding size। लेकिन इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग की सबसे बड़ी कमी क्या है कि जैसे जैसे सक्सेसर सिस्टम के कारण लैंड डिवाइड होती है, इंटेंसिव फार्मिंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्योंकि इंटेंसिव फार्मिंग को यूज करने के लिए बहुत बड़े लैंड एरिया की जरूरत पड़ती है। तो जो नेक्स्ट अपना टाइप है दैट इज इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग? व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग?
why it is practiced, क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिए, why it is practiced most populated areas, why it is practiced in most populated areas. आगे देखिए, जो हमारा थर्ड टाइप है दैट इज कॉमर्शियल फार्मिंग. व्हाट इज कॉमर्शियल फार्मिंग? कॉमर्शियल फार्मिंग इज द फार्मिंग विच इज डन फॉर द मार्केट. ऐसी फार्मिंग जो मार्केट के लिए की जाती है, सेल के लिए की जाती है. ठीक है, तो कॉमर्शियल फार्मिंग में हम मॉडर्न टूल्स का, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं और लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं. दोनों तरीके से फार्मिंग की जाती है, लेकिन प्रोडक्शन का साइज बहुत अच्छा होता है. यानी यहाँ पर HYV सीड्स का भी हैव टू यूज. हाई यार्ड जो सीड्स होते हैं, जो अच्छी वेराइटी के सीड्स होते हैं, कम पानी में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं, ठीक है, उनका हम यहाँ पर यूज करते हैं. सो द कमर्शियल फार्मिंग इज द फार्मिंग वेयर द फार्मर्स गेट्स मोर मनी फ्रॉम देयर एरियाज और द लार्ज प्रोडक्शन विल बी डन. ये वो एरिया होता है जहाँ पर लार्ज प्रोडक्शन किया जाता है और कमर्शियल फार्मिंग से इनकम भी अच्छी होती है. लेकिन इनके लिए कमर्शलाइजेशन के साथ साथ नेटवर्क आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो आपकी सप्लाई है वहाँ से अदर एरियाज पे जाती है. तो कमर्शियल फार्मिंग में देखेंगे, और इस तरह की कमर्शियल फार्मिंग पंजाब और हरियाणा जैसे इलाकों में ज़्यादा होती है. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. कमर्शियल फार्मिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें इनपुट्स बहुत मॉडर्नाइज्ड, टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट होती है. हाई यील्ड वेराइटी सीड HYV, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखेंगे, राइट द फुल फॉर्म ऑफ HYV. 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है. Seeds and chemical fertilizers and insecticides and pesticides in order to obtain high productivity. यहाँ पर chemical fertilizers का यूज किया जाता है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक का यहाँ पर यूज किया जाता है. The degree of commercialization of agriculture varies from one regions to another. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि एक रीजन से दूसरे रीजन पर ये इसकी जो कमर्शलाइजेशन की डिग्री है वो अलग अलग हो सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा. हरियाणा में राइस को एक कमर्शियल क्रॉप का दर्जा मिला है, लेकिन और पंजाब में, बट उड़ीसा में राइस क्या है, एक सब्सटेंस फार्मिंग है. ठीक है, पंजाब और हरियाणा में इरिगेशन फैसिलिटीज के होने का राइस जहाँ एक कॉमर्शियल क्रॉप है, वहाँ उड़ीसा जैसे एरिया में वो सब्सटेंस फार्मिंग में आती है. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस फार्म, सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल फार्मिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल फार्मिंग. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टाइप है एग्रीकल्चर का दैट इज प्लांटेशन. ठीक है, अब प्लांटेशन में क्या होता है? प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सेम क्रॉप इज ग्रोन इन अ लार्ज फील्ड. जहां पर एक ही तरह की क्रॉप को बहुत बड़े फील्ड पर प्लांट किया जाता है. ठीक है, प्लांटेशन में वी जस्ट प्रिपेयर द प्लांट्स इन नर्सरी. हम प्लांट्स को क्या करते हैं, नर्सरी में पहले तैयार करते हैं, देन दे जस्ट इम्प्लीमेंटेड इन द क्रॉप एरिया और एग्रीकल्चर साइट. ठीक है, तो प्लांटेशन में क्या होता है, एक ही तरह की क्रॉप को पूरे एरिया में उगाया जाता है और बहुत बड़े बड़े बागान होते हैं, जैसे टी एंड कॉफीज के होते हैं. ठीक है, गार्डन जो क्रॉपिंग है वो भी सी में आती है. तो इसमें एक ही तरह की क्रॉप को बहुत बड़े एरिया पर ग्रोन किया जाता है, दैट इज प्लांटेशन फार्मिंग. प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग. ये कॉमर्शियल फार्मिंग का ही एक वे है. क्यों है? इसमें भी हाई आर्ट सीड्स का यूज किया जाता है, इसमें मॉडर्न टूल्स और टेक्निक्स का यूज किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ मॉडर्न फार्मिंग या कॉमर्शियल फार्मिंग. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन अ लार्ज एरिया. इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, एक ही तरह की क्रॉप बहुत बड़े एरिया पर ग्रोन की जाती है. The plantation has an interface of agriculture and industry. Plantations cover a large tracts of land using capital intensive techniques with the help of migrant labor. ये वो फार्मिंग होती है जिसमें हम capital intensive technique का यूज करते हैं. All the produce is used
एज अ रॉ मटेरियल इन द रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। जो प्लांटेशन टेक्निक से फार्मिंग की जाती है उसमें ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर केन जस्ट यूज इन शुगर इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल, कॉटन एज इन कॉटन इंडस्ट्री। तो ज़्यादातर ये जो इससे जो प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादातर रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होते हैं। इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन एंड बनाना एक्सेट्रा आर द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। Tea in Assam and northern Bengal, coffee in Karnataka are some of the important plantation crops grown in these states. Since the production is mainly for the market, as well as developed network of transport and communication concerning connecting the plantations area, क्योंकि ये कैसा है, कॉमर्शियल क्रॉप्स का एक पार्ट है, इसीलिए इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। कनेक्टिविटी के लिए ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए ताकि रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग यूनिट्स तक इजीली पहुंच सके। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू डेवलप द प्लांटेशन। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर उसके डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ दीज फार्मिंग इज बिलोंग्स टू द इंडस्ट्री एरिया एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि इनका जो यूज होता है वो रॉ मटेरियल के रूप में होता है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे आप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर करती हूँ व्हाट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड व्हाट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। द लेबर इंटेंसिव टेक्निक वेयर वी जस्ट इन्वेस्ट द लेबर इन अ लार्ज अमाउंट रादर देन द कैपिटल। यानी कैपिटल इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम लेबर की सप्लाई का ज़्यादा यूज करते हैं वर्कफोर्स के रूप में, कैपिटल का यूज कम किया जाता है। और जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है उसमें वी जस्ट यूज मोस्ट ऑफ द हैवी अमाउंट ऑफ कैपिटल, उसमें हम कैपिटल का ज़्यादा यूज करते हैं एंड लेस लेबर सप्लाई। सो दीज आर द टू टेक्निक ऑफ फार्मिंग, एक कैपिटल इंटेंसिव और एक लेबर इंटेंसिव। जैसे हमने स्लैश और बर्न फार्मिंग, दे आर कैपिटल इंटेंसिव, लेकिन जब हम प्लांटेशन की बात करेंगे, प्लांटेशन सो इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हालांकि लेबर भी बहुत ज्यादा मात्रा में यूज हो रहा है टी और कॉफी के बागान में, लेकिन फिर भी क्योंकि बड़े बड़े गार्डन हाउसेस पाए जाते हैं, बहुत बड़ा फार्मिंग एरिया होता है, पैच ऑफ लैंड होता है बहुत बड़ा, इसीलिए हम इसे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो दो टेक्निक है हमारे पास, एक लेबर इंटेंसिव और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। तो दोनों में आपको डिफरेंशिएशन करना है। जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है, इस टेक्निक में वी जस्ट यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर देयर rather than capital, और जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है we use more capital rather than the investment of labor. Most of the developed nations, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हो, दे आर बिलोंग्स टू द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन तो कम होती है तो वो कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। And most of the backward or developing nations they use the labor intensive technology, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, कैपिटल फॉर्मेशन वहाँ पर कम पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग कितने तरह का आपकी क्रॉप्स पाई जाती है? तो अकॉर्डिंग टू द क्रॉपिंग पैटर्न देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, रबी, खरीफ एंड जायद। 3 तरह की क्रॉप्स हैं जो क्रॉपिंग सीजन के अकॉर्डिंग और क्रॉपिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। इसमें आप एक टेबल बनाएंगे तो आपके लिए बनाना इजीली हो जाएगा। जो आप टेबल बनाएंगे उस तरह से बनाएंगे, टेबल में जो आप पॉइंट्स डालेंगे वो इस तरह से डाल सकते हैं। मान लीजिए टेबल का जो फर्स्ट पॉइंट है आपने रखा क्रॉपिंग पैटर्न, पहला क्रॉपिंग पैटर्न,
सेकंड आपका हो गया सोइंग सीजन, सोइंग सीजन, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग टाइम, क्रॉप्स और एरियाज। ठीक है, ऐसी एक टेबल बनाएंगे जिसमें आपने लिखा क्रॉपिंग पैटर्न, सोइंग सीजन, हार्वेस्टिंग टाइम, क्रॉप्स एंड एरियाज या रीजन्स। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहला हम लेंगे, जैसे हमने क्रॉपिंग पैटर्न में लिखा रबी, रबी की क्रॉप सबसे पहले ली, तो इसका सोइंग सीजन क्या है, विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। तो आपने सोइंग में लिखा अक्टूबर टू दिसंबर, सोइंग में लिख दिया। उसके बाद इसका हार्वेस्टिंग सीजन देखिए, समर से लेकर यानी अप्रैल टू जून, यहां पर आपने लिख दिया अप्रैल टू जून। ठीक है, तो रबी क्रॉप में इस तरह से लिख दिया। इसकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स क्या क्या हैं, वीट, बार्ले, पीस, ब्रांड एंड मस्टर्ड, ये क्या हो गई इसकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में आपने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सच द स्टेट्स, स्टेट्स कौन कौन से हैं इसमें, इसमें स्टेट है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। सो दीज आर द स्टेट्स और रीजन्स। बना लेंगे, ऐसे टेबल बना लेंगे। आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, टेबल बना लेंगे ऐसे। यस मैम। ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्रॉप भी ले सकते हैं रवि के जैसे ही। नेक्स्ट क्रॉप जो आपकी इसी टेबल में पैरेलल चलेगी दैट इज खरीफ। खरीफ क्रॉप में भी ऐसे ले लेंगे, जैसे खरीफ क्रॉप आपने लिया तो इसमें आपको सोइंग सीजन और हार्वेस्टिंग, जैसे इसमें दे रखा है, ये रहा आपका हार्वेस्टिंग सीजन हो गया। ठीक है, हार्वेस्टिंग सीजन हो गया, सोइंग सीजन हो गया और इसकी ये हो गई क्रॉप्स। ठीक है, और ये इसके हो गए रीजन्स। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये मॉनसून पर डिपेंड करती है, तो आपने क्या कर दिया, इसका सोइंग सीजन हो गया, इसका हार्वेस्टिंग सीजन हो गया, क्रॉप्स कौन कौन सी हो गई, क्रॉप्स इसमें ज्वार, बाजरा, ठीक है, अरहर, तुअर, मस्टर्ड, ये सब इसमें आएगा, सोयाबीन। और इसके रीजन्स हो गए आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये इसमें इस तरह से आप टेबल बनाएंगे इसकी। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो एक क्रॉप्स होती है दैट इज इसमें दे रखा है इम्पोर्टेंट। पैडी इज ऑल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन स्टेट्स लाइक द असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। ईयर में 3 तरह की क्रॉप्स निकाली जाती है वहां पर, कौन कौन सी, ऑस, अमन एंड बोरो। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन गया आपका, व्हाट इज ऑस, अमन एंड बोरो। व्हाट इज ऑस, अमन एंड बोरो, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपकी क्रॉपिंग पैटर्न में आएगा दैट इज ज़ैद। जो थर्ड आपके सीजन में आ गई है वो है ज़ैद। ठीक है, इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ, रबी और खरीफ के बीच में जो सीजन बचता है समर मंथ्स का दैट इज फॉर द ज़ैद सीजन के लिए है। इसमें जो प्रोड्यूस है, इसमें देखिए इसके जो क्रॉप्स है वाटरमेलन है, मस्कमेलन है, कुकुम्बर है, वेजिटेबल फॉडर क्रॉप्स, शुगर केन। ठीक है, सो दीज आर। तो इस तरह से क्रॉपिंग पैटर्न की हम क्या बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी लिखेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न की टेबल। और व्हाट इज आस, अमन एंड बोरो, लिख लिए क्वेश्चन। यस मैम। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, चलो आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।